नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, मध्य पाषाण काल। इसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। इसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं विद्यार्थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेसोलिथिक एज। जैसा कि आपको पता है कि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं? 3 भागों में। 3 कौन कौन सा है? पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ये वाला है ना। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को जब पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब इसको पढ़ने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले तो इसका देखेंगे हम परिचय। क्या देखेंगे? परिचय। फिर देखेंगे इसका प्रसार, मतलब कौन से क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल का क्षेत्र कौन सा था वो देखेंगे। फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। परिचय में देखो कौन कौन से बिंदु के ऊपर चर्चा करना होता है। नामकरण देख लेंगे कि भाई और मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। इसमें औजार देख लेंगे, इसकी खोज किसने की, उन बिंदुओं को देख लेंगे। तो परिचय के अंतर्गत देखो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से जैसे मध्य पाषाण काल हमने पढ़ना चालू किया, तो इसका आप एक छोटा सा चार्ट भी बना सकते हो। मध्य पाषाण काल में पढ़ना क्या क्या है? एक तो परिचय पढ़ेंगे, एक प्रसार पढ़ेंगे, और एक विशेषताएं पढ़ेंगे। परिचय में क्या पढ़ेंगे हम? इसका नामकरण, इसके औजार, इसकी खोज, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट होते फिर इस पार्ट में आ जाएंगे। ये चार्ट बना लो एक छोटा सा का। पॉइंट डाला होगा आपने मध्य पाषाण काल। इसके 3 पार्ट कर लो, परिचय, प्रसार और विशेषताएं। और परिचय के अंतर्गत लिख लो नामकरण, औजार और खोज, इनके बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया? जल्दी लिखो। पानी है क्या इस बोतल में? नहीं है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत, चल जाएगा। है क्या? लेना बेंजी। लिख लिया भाई? अब देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले हेडिंग डालो परिचय। और परिचय में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नामकरण। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, और परिचय में पहला पॉइंट क्या आएगा? नामकरण आएगा। अब परिचय तो हेडिंग डालिए ना, और उसमें पहला पॉइंट लिख लो नामकरण। देखिएगा, मध्य पाषाण काल को कई नाम से जाना जाता है। जैसे संक्रमण काल,
मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज। लिख लिया। अनुपुरा पाषाण काल क्या कहते हैं? अनुपुरा पाषाण काल, अनुपुरा पाषाण काल। लिख लिया। छोटी वाली टेबल है ना उधर वाली, उसमें होगा अनुपुरा पाषाण काल। और लिखो आद्य नव पाषाण काल। आद्य नव पाषाण काल। देखो विद्यार्थियों, हम मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, यानी मेसोलिथिक एज पढ़ रहे हैं। एक नाम तो पुकारना ही पड़ेगा, कोई सा पुकारूं? जैसे मैं मध्य पाषाण काल बोल रहा हूँ, लेकिन कई किताबों में आपको मध्य पाषाण काल की जगह संक्रमण काल मिल सकता है, मध्य पाषाण काल मिल सकता है, अनुपुरा पाषाण काल मिल सकता है, या आद्य नव पाषाण काल मिल सकता है ना? तो इसलिए आपको इसका इंग्लिश का केवल एक नाम याद रखना है, मेसोलिथिक एज। क्या रखना है? मेसोलिथिक एज। मैंने शुरुआत से कही आपको कि भाई आपको इनका इंग्लिश नेम याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो काल आया है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। इसको मेसो बोलना, और इसको क्या बोलोगे आप? नियो पैलियोलिथिक एज। और फिर इस वाले को भी तीन भागों में बांटते हैं हम। तीन भाग कौन कौन से? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। तो अब इसको पढ़ रहे हैं, इसके भी कई ये जैसे पहला पॉइंट ले लिया हमने नामकरण, तो अन्य कई नामों से इसको जाना जाता है। अब देखो एक्चुअली में क्या हुआ, जब पुरातत्व वेदाओं ने पुरा पाषाण काल की खोज की, या पाषाण काल की खोज की, किसकी? पाषाण काल की खोज की, तो उसमें जैसे उन्होंने पुरा पाषाण काल के औजारों को अलग कर लिया। किसको कर लिया? पुरा पाषाण काल के औजारों को अलग कर लिया, और नव पाषाण काल के औजारों को अलग कर लिया। कि भाई ये ज़्यादा भद्दे हैं, पुराने हैं, तो उन भद्दे थोड़े मोटे आकार में, तो इनको सबको किस में रख दिया उन्होंने? पुरा पाषाण काल में। और बिल्कुल पॉलिशदार, बिल्कुल शानदार थे, उनको किस में रख लिया इन्होंने? नव पाषाण काल। लेकिन बाद में कुछ पुरातत्वविदों को ऐसे उपकरण मिले कि जिनको ना तो हम नव पाषाण काल में रख सकते हैं और ना ही पुरा पाषाण काल में रख सकते हैं, तो उनके लिए फिर एक अलग काल सर्जित किया। उसका नाम क्या दिया इन्होंने? मध्य पाषाण काल ले दिया। इसलिए इसको संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस मध्य पाषाण काल में इस पुरा पाषाण काल की विशेषता भी देखने को मिलेगी आपको, और नव पाषाण काल की विशेषता भी देखने को मिलेगी। इसलिए इसका नाम क्या दिया? संक्रमण काल भी कहते हैं इसको। देखिएगा, अब मैं थ्योरी टाइप में लिखा दूं आपको, इनके अन्य अन्य नाम तो मैंने एक साथ लिखा ही दिया आपको, है ना? मतलब इसको संक्रमण काल क्यों कहते हैं, इसको माइक्रो या लिथिक एज क्यों कहते हैं, इस सारे पॉइंट्स को मैं अलग अलग लिखा देता हूँ। ये एक साथ थ्योरी में लिखाऊं, अलग अलग लिखाऊं? लिखो, पहला पॉइंट डालो आप। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल इसलिए कहते हैं, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कालखंड, यह कालखंड पुरा पाषाण काल, यह कालखंड पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के मध्य का है। तथा इस कालखंड में उक्त दोनों कालों की विशेषताएं दिखाई देती है। उक्त दो कौन से? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। उक्त दोनों कालखंडों की विशेषताएं भी दिखाई देती है।
तो इसका विद्यार्थियों हमने देखा कि संक्रमण काल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन दोनों के विशेषताएं दिखाई देती है। किसमें? मिसोलिथिक एज में। इसका नाम क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसको मिसोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेसोलिथिक या मिसोलिथिक एज कहते हैं। और इसमें पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ये दोनों की विशेषताएं इसमें दिखाई देती है, इसलिए इसको नाम दे दिया संक्रमण काल। क्या नाम दे दिया? संक्रमण काल दे दिया विद्यार्थी। एक नाम और मिलता है इसका आपको, मध्य पाषाण काल। क्या नाम मिलता है? मध्य पाषाण काल। दूसरा पॉइंट डालो। एक बार ACL कार्लाइल महोदय मिर्जापुर की यात्रा पर गए थे। कहां पर? और मिर्जापुर कहाँ है? यूपी। मिर्जापुर की यात्रा पर गए थे, तब मिर्जापुर के ही मोरहना, कौन सी जगह पर? मिर्जापुर के ही मोरहना नामक स्थान पर 1867 में कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो न तो पुरापाषाण काल के थे, उपकरण की जगह औजार भी आ सकता है ना। कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए जो न तो पुरापाषाण काल के थे और न ही नवपाषाण काल के। देखो विद्यार्थियों, एक व्यक्ति जिसका नाम है ACL कार्लाइल महोदय, वो एक बार मिर्जापुर की यात्रा कर रहे थे। मिर्जापुर पड़ता है यूपी में। तो वहां पर एक स्थान है मोरहना। कौन सा है? मोरहना। मोरहना नामक स्थान पर उसको कुछ ऐसे उपकरण मिले विद्यार्थियों, जो ना तो इस काल के हैं और ना ही इस कालखंड के हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर बाद में रिसर्च किया गया उसके ऊपर, रिसर्च हुआ पूरा, तो बाद में उनको किस में रखा? मध्य पाषाण काल में। इसलिए उन औजारों को किस में रखा गया है? मध्य पाषाण काल में। जो उसको मिर्जापुर से मिले ना, उनको इस काल में रखा गया है। तो पहले इस काल का पता लग जाता है, उस काल का पता लग जाता है, इस काल का बाद में पता लगता है लोगों को। देखिएगा, इस कारण इस कालखंड को मध्य पाषाण काल नाम दिया गया है। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, मतलब ये उसका उदाहरण नहीं है, उस समय कागज वगैरह का इनको नॉलेज भी नहीं था। माना कि एक उपकरण मिला इतना बड़ा और एक मिला इतना बड़ा, तो इसको तो हमने रख लिया नवपाषाण काल में। किस में रख लिया? और इसको किस में रख लिया? पुरापाषाण काल में। किस में रख लिया? पुरापाषाण काल में। नहीं तो रुको, ये इसको तो हमने रखा नवपाषाण काल में। किस में रख लिया? नवपाषाण काल। और इसको किस में रख लिया? पुरापाषाण काल। लेकिन अब बीच में कुछ समय बाद में हमें इस साइज का और मिल गया, तो अब इसको कहाँ रखेंगे बताओ? मध्य पाषाण काल। लेकिन इसकी खोज पहले होगी, इसकी इसके बाद होगी, लेकिन ये वाला है ना, ये बाद में मिला इनको। ये जो बीच वाला है ना, ये मध्य पाषाण काल है, इसकी बाद में खोज हुई थी, ध्यान रखना। समझ गए अब तो इसलिए विद्यार्थियों, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसके अलावा इसको संक्रमण काल भी कहते हैं। एक नाम संक्रमण काल दिया ना इसका, तो संक्रमण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं पुरापाषाण काल की दिखाई देती है और कुछ विशेषताएं नवपाषाण काल की दिखाई देती है, तो इसलिए इसको संक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए, इस मध्य पाषाण काल में जो औजार मिले हैं या उपकरण मिले हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे छोटे हैं।
तो उनको हमने नाम दिया माइक्रो। छोटे को क्या बोलते हैं? माइक्रो कहते हैं ना, तो इसका नाम दे दिया माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं इसको। देखिएगा, इस काल के उपकरण, इस कालखंड के उपकरण कौन से वाले? मध्य पाषाण काल की बात चल रही है ना। इस काल के उपकरण अन्य कालों की अपेक्षा, अन्य कालों की अपेक्षा अत्यंत ही छोटे हैं, अर्थात लघु रूप में है। कैसे रूप में है? अत्यंत ही लघु रूप में है, अत्यंत ही लघु रूप में है, हैं? बहुत ही छोटे हैं, ब्रैकेट में अत्यंत ही लघु रूप में है। लघु मतलब छोटे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको? माइक्रोलिथिक, मतलब छोटे उपकरण मिले ना बिल्कुल, तो इसलिए क्या नाम दे दिया उसको? माइक्रोलिथिक एज। और इन उपकरणों की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक है। देखिएगा, 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के उपकरण मिले हैं इसमें। 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के उपकरण मिले हैं। लिख लिया? और उदाहरण लिख लो, कौन कौन से उपकरण मिले? स्क्रैपर। स्क्रैपर किसको कहते हैं? खुरचनी को। खुरचनी मिली है, स्क्रैपर, खुरचनी, कोमा, वेदक, पॉइंटर कहते हैं ना पॉइंटर को, वेदक, और ब्लेड। ब्लेड को क्या कहते हैं? फलक, और चाकू। अब आप कहोगे सर ये तो पहले भी तो मिल गया हमें, है ना? मिल गया, लेकिन उनके आकार में इसके आकार में थोड़ा अंतर है। मतलब नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के जो ठीक है उन्होंने फिक्स कर लिया भाई, ये इस काल के हैं, ये इस काल के हैं। लेकिन बाद में हमें कुछ उनके बीच वाले काल उसके आकार के मिले हैं, तो फिर उस बीच वाली जो विशेषताएं हैं उनके, फिर उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया। देख लिया? इसके अलावा लिखो, तीर कमान। क्या मिले? तीर कमान होता है ना, भालाग्र। भाले का आगे का वो होता है ना, आगे का भाग, भालाग्र। नहीं समझे? भालाग्र से जैसे माना कि भाला है तो इसका आगे का जो पार्ट है वो मिला है, हाँ, वो जो तीखा होता है ना वो। कुल्हाड़ियाँ। अब लोहे वोहे की नहीं थी कुल्हाड़ियाँ, ये पत्थर की सब। देखो, इस समय तीर कमान या तीर कमान को रेखांकित कर सकते हो। इस समय तीर कमान क्वार्टजाइट, डर्ट, जास्पर और फ्लिंट, ये पत्थरों के नाम है। उस समय तीर कमान क्वार्टजाइट, चर्ट, क्वार्टजाइट लिख लिया, कोमा चर्ट, कोमा जास्पर, कोमा फ्लिंट के बनाए जाते थे। देखो विद्यार्थियों, मैंने बताया था आपको इस काल में पूरा हिमयुग था। कैसा था ये? हिमयुग था, मतलब बर्फ जमी हुई थी। क्या जमी हुई थी? बर्फ जमी हुई थी। लेकिन और अगर हम थोड़ा इसको डीप देखते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, तो इसमें तो पूर्णतः बर्फ जमी हुई थी, लेकिन इसमें पिघलना चालू हो गई थी और इसमें काफी गर्मी बढ़ने लग गई थी, मतलब ठीक है ना, यानी कि वो बर्फ ने पानी का रूप धारण कर लिया था, स्थलखंड दिखने लग गया था। लेकिन ऑल ओवर पूरा पूरा पाषाण काल को देखें तो हम इसको हिमयुग कह सकते हैं। और इसके लिए एक शब्दावली यूज ली विद्यार्थी, प्लिस्टोसिन काल। कौन सा दिया था ना, मैंने बताया था आपको, प्लिस्टोसिन काल। प्लिस्टोसिन काल के बाद में होलोसिन काल स्टार्ट होता है। कौन सा? हिलोसिन या होलोसिन, होलोसिन काल। और होलोसिन काल में विद्यार्थियों बर्फ नहीं थी, मतलब क्या नहीं थी? बर्फ नहीं थी, लेकिन नदियां वगैरह थी। तो ये होलोसिन काल का माना जाता है किसको?
मध्य पाषाण काल। लिखिएगा, दो पॉइंट हो गए ना अपने इसमें। तीसरा पॉइंट लिखो, पुरा पाषाण काल पुरा पाषाण काल ब्रैकेट में प्लीस्टोसिन काल, पुरा पाषाण काल ब्रैकेट में प्लीस्टोसिन काल ऑब्लिक हिमयुग। पुरा पाषाण काल में प्लीस्टोसिन काल चल रहा था कि नहीं चल रहा था? उस समय हिमयुग था कि नहीं था? हिमयुग का मतलब क्या है? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, पूरी पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी उस समय। पुरा पाषाण काल ब्रैकेट में प्लीस्टोसिन काल ऑब्लिक हिमयुग की समाप्ति, ब्रैकेट बंद कर लेना, की समाप्ति के बाद होलोसिन काल आया था। कौन सा काल आया था? होलोसिन काल आया था। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो प्लीस्टोसिन काल था ये हिमयुग था, यानी कि बर्फ जमी हुई थी इसमें। तो क्या था? बर्फ जमी हुई थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, शीत बहुत ज्यादा थी। इस समय तो ठंड का मौसम था बहुत ज्यादा, और इस समय क्या हो गई थी? गर्मियां बढ़ गई थी। होलोसिन काल में ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख लेना जहां होलोसिन लिखा है, गर्मियां बढ़ गई थी। आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल होलोसिन काल से संबंधित है। तो मध्य पाषाण काल किससे संबंधित है? होलोसिन काल से संबंधित है। लिख लिया? इसलिए इसे कुछ पर्यावरणविद या भूगोलवेता, कुछ पर्यावरणविद या भूगोलवेता अनु पुरा पाषाण काल, क्योंकि पुरा पाषाण काल के बाद आया था ये। अनु का मतलब क्या होता है? बाद में। और कौन से काल के बाद में आया था? हाँ, अनु पुरा पाषाण काल। कुछ भैया, सॉरी भैया कर नहीं, कुछ पर्यावरणविद क्या कहते हैं इसको? अनु पुरा पाषाण काल ऑब्लिक आद्य नव पाषाण काल कहते हैं। देख लिया? होलोसिन काल को रेखांकित करना। अब देखो, अगर आप प्लीस्टोसिन काल और होलोसिन काल दोनों कालों को देखते हो विद्यार्थियों, जैसे प्लीस्टोसिन काल तो इसमें तो पूरे में क्या जमी हुई थी? बर्फ जमी हुई थी। और होलोसिन काल की बात करें तो होलोसिन काल में बर्फ पिघल गई थी। बर्फ पिघल गई तो बर्फ ने किसका रूप धारण कर लिया? पानी का। और इस समय गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी विद्यार्थियों, बर्फ की, और स्थलखंड निकल गया वहां से। स्थलखंड निकला तो नदियों में पानी जाने लग गया, पानी जाने लग गया, सूर्य की किरणें वगैरह आई, किरणें आई तो धीरे धीरे वनस्पति उत्पन्न होगी। फिर तो मध्यकाल में आके आते क्या हो जाएगी? वनस्पति का उगना शुरू हो जाएगा। और एक समय इतनी ज्यादा उग जाएगी कि जंगल वगैरह वो बनेंगे, और इन जंगलों में तो ये रहते थे वैसे भी। तो लिखिएगा, इस काल में, होलोसिन काल में लिखना, इस काल में गर्मी बढ़ने के कारण इस काल में गर्मी बढ़ने के कारण, अब सुनना, जैसे अगर हम बात करें इस पुरापाषाण काल में, तो पूरे को हमने हिमयुग नाम दे दिया वैसे, लेकिन और डीप जाके देखे तो लोअर पैलियोलिथिक एज में तो पूर्णतः बर्फ थी, और इसमें बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी बढ़ना चालू हो गई थी। फिर इसमें और ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी, तो इस समय बर्फ भी थी लेकिन पानी भी था। बर्फ किसके रूप में बदल गया था? पानी। लेकिन कुछ स्थल खंड पे बर्फ थी, कुछ पे क्या था? स्थल हो गया, और पानी पानी हो गया ज्यादातर। और इस काल में तो आके और ज्यादा पानी होगा। जब पानी, बर्फ ज्यादा पिघलेगी तो नदियों का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल स्तर। तो क्या लिखा आपने? गर्मी पड़ने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ गया था।
तथा वर्षा और वनस्पति का उदय हुआ। मेरी बात सुनो, पहले बर्फ थी, सुनना, पहले बर्फ थी, बर्फ का पानी पिघला, नदियों में गया, नदियों में पानी पानी हो गया। अब गर्मी बढ़ रही तो सूर्य सूर्य का जब प्रकाश आता है, सूर्य की किरणें आती है, तो आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की वो क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, वापस उस पानी को वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊपर जाएगा, बादलों की तरह बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, मतलब बारिश वगैरह होना चालू हो जाएगी, तो वर्षा वगैरह होने लगी, प्राकृतिक रूप से वनस्पति उत्पन्न होने लगी। तो ये सारा काम हुआ था होलोसिन काल में। कौन से काल में हुआ था? होलोसिन काल में, या फिर हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में। लिखिएगा और लिखो इसके बारे में। या फिर हमें एक कह सकते, एक चित्र दिखा रहा हूँ, काल्पनिक चित्र है, मान लेना ऐसा चित्र हो सकता है, ये स्थिति हुई होगी उस समय। ये एक काल्पनिक चित्र है। देखो इन नदियों का पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे माना कि इन सब जगह पे पहले बर्फ जमी हुई थी, ये बर्फ पिघल गई हो, और बर्फ पिघल गई हो, सारा पानी किस में चला गया? नदियों में। अब नदियों के किनारे ये लोग रहने लग गए, थोड़े थोड़ी थोड़ी वनस्पति भी, जैसे जंगल है तो इधर थोड़ा थोड़ा हरा हरा दिख रहा है ना आपको, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। देख लिया क्या क्या पॉइंट हो गए इसमें आपको जो लिखाए थे वो? हम्म। प्रमुख औजार लिख लो। इसमें कुछ औजार भी तो आए बहन जी, आपको लिखा नहीं कि ब्लेड वगैरह, वो चाकू वगैरह? हाँ तो प्रमुख औजार लिख लो। एक तो लिखो ब्लेड, पॉइंटर, वो आ जाएंगे वापस सेम। हम्म। स्क्रैपर वगैरह वो सब लिख लो। ठीक है, ये औजार हो जाएंगे इसके। और अगला पॉइंट इसके बाद में देखो, परिचय हो गया, नाम, परिचय में नामकरण हो गया, औजार हो गए, और खोज में आपको लिखा था एसीएल कार्लियल महोदय का, तो वो खोज वाली बात भी इसमें आ गई, क्योंकि इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? एसीएल कार्लियल महोदय को जाता है, क्योंकि उसने मिर्जापुर के आसपास क्या की थी? ऐसे उपकरणों की खोज की थी, तो खोज वाली बात भी होगी ना इनके साथ ही। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका प्रसार क्षेत्र। तो लिखो आप, हेडिंग डालो, मध्य पाषाण काल का प्रसार, मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। मध्य पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। पहला लिखो राजस्थान में प्रसार। कहां पर? राजस्थान। और राजस्थान में लिखो बागोर भीलवाड़ा। कहां पर? बागोर भीलवाड़ा। लिख लिया? बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। अब इसके बारे में लिखो कुछ विशेषताएं यहाँ की। लिखो बागोर में कोठारी नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। कौन सी नदी किनारे? कोठारी नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हैं। और कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? कोठारी को रेखांकित करो। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। देख लिया? देखो 1967 69 में बी एन मिश्र, किसने? बी एन मिश्र तथा एल लेस्ली के द्वारा, एल लेस्ली के द्वारा इस स्थल की खोज का उत्खनन किया गया। क्या किया गया? उत्खनन। तो इसका उत्खनन किसने किया विद्यार्थियों?
BN मिश्र और लेफ्टिनेंट लेस्ली। इसका लिख लो, BN मिश्र का पूरा नाम वीरेंद्रनाथ मिश्र। लिखो। इस स्थान से कई कालखंड के साक्ष्य मिले हैं। कई कालखंड के साक्ष्य मिले हैं, जैसे मध्य पाषाण काल के, ताम्र पाषाण काल के और लौह युगीन लौह काल के। लौह काल या उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं इसको? उत्तर वैदिक काल। हमें यहाँ से जो बागोर है ना भीलवाड़ा वाला, यहाँ से देखो कौन कौन से कालखंड के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल के मिलते हैं, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे। ऐसे मतलब ऐसे औजार मिलेंगे जो तांबे और उसके पत्थरों के दोनों के बनाए जाते थे। तो ताम्र पाषाण काल के भी यहाँ पर औजार मिलते हैं आपको। लोह काल के भी मिलते हैं। और लोह काल स्टार्ट होता है विद्यार्थियों 1000 ईस्वी के आसपास। कब होता है? क्योंकि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये कहलाता है वैदिक काल। क्या कहलाता है? वैदिक काल। और वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो। एक तो आता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है विद्यार्थियों 1500 से 1000। कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो बताओ 1000 के आसपास कौन सा काल स्टार्ट हो रहा है? उत्तर वैदिक काल हो रहा है। क्योंकि इन दोनों को इसलिए हमने अलग अलग कर लिया क्योंकि 1000 ईस्वी के आसपास अंतरजी खेड़ा यूपी में लौह के काफी भंडार मिले थे विद्यार्थियों। या हम ये कह सकते हैं उस समय का व्यक्ति लौह का काफी मात्रा में प्रयोग करने लग गया था। जैसे पहले का जो मानव था वो लोहे वगैरह का प्रयोग नहीं करता था, पत्थरों का लकड़ी का ऐसे प्रयोग करता था। पहले जो हल होते थे, माना कि जुताई करने के लिए जो हल होते थे वो या तो पत्थर के होते थे, किसके होते थे, या फिर लकड़ी के होते थे। तो लकड़ी के और पत्थर के जो होते हैं उनसे सही ज़्यादा जुताई नहीं होती। लेकिन अगर वही हल लोहे का हो गया तो जो कठोर भूमि है उसकी जुताई भी आराम से वो कर सकते हैं। तो इसलिए फिर इन दोनों की हम आर्थिक स्थिति देखें, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अगर हम बागोर देखे विद्यार्थी, भीलवाड़ा वाला पाठ देखें तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? यहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ पर लौहकालीन संस्कृति जैसे उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लिख लिया तीनों कालखंड? लिखो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। लिखो यहाँ से बूचड़खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़खाना क्या होता है? बूचड़खाना है बूचड़खाना एक प्रकार से जहाँ पशुओं को काटा पीटा जाता है ना, वो बूचड़खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह कह सकते हैं यहाँ पर कई प्रकार के पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बूचड़खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब बूचड़खाने में तो कभी ऊंट को काट रहे हैं, कभी गाय को काट रहे हैं, कभी बैल को काट रहे हैं, कभी किसको काट रहे हैं। तो बहुत सारे पशुओं के साक्ष्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? माना कि काट के हड्डी उधर पटक दी, तो उस हड्डी को जब इनको खुदाई के दौरान मिला तो वो अलग काल की मिली, एक दूसरी अलग काल की मिली, एक अलग पशु की मिली। तो वो सारा मिक्सअप हो गया मतलब यहाँ पे ज्यादातर। तो फिर इन्होंने कहा भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा इनका कसाई खाना रहा होगा। क्या रहा होगा? यहाँ पर कसाई खाना रहा होगा। भाई एक जगह पर अलग अलग जानवरों की हड्डियां मिलना किसका प्रमाण है? बूचड़खाने का प्रमाण है। तो इतिहासकारों ने उसको बूचड़खाना बता दिया, ऐसा ही खाना बता दिया। ईसाई खाना नहीं, कसाई खाना। ईसाई बुरा मान जाएंगे भैया आज। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। ईसाई की मतलब कसाई की जगह ईसाई निकल गया गलती से।
कसाई, तुमने ईसाई खाना लिख लिया क्या? बूचड़ खाने को कसाई खाना कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लो कसाई खाना। देखो यहाँ पर कई पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए माना जाता है कि इसलिए माना जाता है कि ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। पशुपालन का भी क्या माना जाता है इसको? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। कई बार पूछा जाता है इन विशेषताओं को लेकर, कौन से चीजें मिली कौन सी नहीं मिली, उसको लेकर। लिख लिया? अब जैसे विद्यार्थी, मैंने माना कि गले में चेन पहन रखी है, ठीक है। कल को जैसे मेरी डेथ हो जाती है, मुझे जला दिया जाता है, अब बचेगी क्या? हड्डियां बचेगी, लेकिन हड्डियों के ऊपर ये माला जरूर रहेगी, उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? अब उस समय का जो मानव था, अगर माना कि कोई ऐसी माला पहनता होगा उस समय, और जब उसको दफनाया गया होगा तो उसका वो तो कंकाल बन गया, हड्डियों का कंकाल बन गया। तो उसकी अगर गले में ऐसा कोई आभूषण पहना हुआ होगा, तो वो उस समय का वो साक्ष्य के रूप में उसको यूज ले सकते हैं। तो लिखो आप लोग यहां पर एक ऐसा मानव कंकाल मिला है, एक ऐसा मानव कंकाल मिला है जिसके गले में हड्डियों से निर्मित उपकरण किसके थे, या उसका जो आभूषण किसके बना रखे थे उसने? हड्डियों के, हड्डियों से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। अब उस समय हम आभूषण नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय का व्यक्ति आभूषण वगैरह के बारे में नहीं जानता था। उपकरण बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? गले में कोई मतलब ऐसा उपकरण पहन रखा है उसने, आप समझने के लिए आभूषण लिख सकते हैं। देख लिया? एक विद्यार्थी यहाँ पे आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई, देखो। हैं? हाँ, ऐसी चक्की नहीं थी जो आजकल हम पीसते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं थी, वो ऐसे वो सिलबट्टे टाइप कैसी होती है ना, वो घुमा घुमा के पीसते हैं, वो वाला। हाँ, वो वाला सिस्टम। देखिए, लिखो यहाँ पर आटा चक्की प्राप्त हुई, साक्ष्य मिले ना, मैं तो साक्ष्य में क्या मिला? आटा चक्की प्राप्त हुई। सिलबट्टे जानते हो, सिलबट्टे और आटा चक्की, सिलबट्टे। अब देखो इनके जो घर थे ना, इनके इस समय के जो जो साक्ष्य मिले हैं, जो उनके भवन वगैरह मिले हैं, तो उसमें ना उनका जो पर्स होता था वो पत्थर का होता था। जैसे माना कि कोई घर होता है तो कच्चा पर्स होता है, किसी में पत्थर बिछा के रखते हैं, तो पत्थर का पर्स था इनका। देखिएगा यहाँ पर पत्थर के पर्स भी प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान में उस स्थान का नाम बताओ जहां पर मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। बागोर, भीलवाड़ा वाला। दूसरा लिखो विद्यार्थी स्थान राजस्थान में, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा। और कहाँ से साक्ष्य मिले विद्यार्थी राजस्थान में? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? वर्तमान में तो बालोतरा में है, और उससे पहले कहाँ था? बाड़मेर में था। तीसरा नाम लिखो, सोजत। कुछ नहीं लिखना, सोजत। और सोजत कहाँ है? पाली में। तो मैंने राजस्थान में 3 जगह लिखाई है आपको। एक तो कौन सी लिखाई है? बागोर भीलवाड़ा, एक सोजत पाली, और एक तिलवाड़ा। इनमें सबसे प्रमुख कौन सा है? बागोर भीलवाड़ा वाला, ध्यान रखो। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों आप, मध्य प्रदेश। ये राजस्थान के स्थान हो गया ना। मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। कौन सा पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल, और उसमें उसका प्रसार क्षेत्र पढ़ रहे हैं।
प्रसार क्षेत्र में एक स्टेट हो गया अपना पूरा। कौन सा हो गया? राजस्थान। चलो बिना मैप के पढ़ा देता हूँ। मैप लूँ क्या इंडिया का? ये ले लेता हूँ। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए वो हमने लिख लिया ना। अब कौन सा लिख रहे हैं हम? मध्य प्रदेश वाला। मध्य प्रदेश में जगह का नाम लिखो। पहला आदमगढ़। आदमगढ़। तो आदमगढ़ एक मध्य पाषाण काल के साक्ष्य से मिलने वाला एक स्थान है ना। और वो कहाँ पर है? एमपी में। लोकेशन लिखो इसकी। आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी में स्थित है। कहाँ पर है? होशंगाबाद। होशंगाबाद एमपी में स्थित है। देखो इसकी खोज 1962 में मनोरंजन घोष ने की। मनोरंजन घोष ने की थी 1962 में। उसके बाद 1964 में 1964 में आरवी जोशी के द्वारा उत्खनन किया गया। देखो खोज करना अलग होता है। कई बार होता है एक ही व्यक्ति उसकी खोज करता है और वही उसका उत्खनन करवा देता है। कई बार होता है उत्खनन करता अलग होते हैं, खोज करता अलग होते हैं। माना कि खोज और उत्खनन करता में क्या अंतर है? खोज में तो जैसे माना कि मैंने बताया कि इस जगह पे ये सामग्री मिल सकती है आपको, वो तो खोज ही हो गया। और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति आए और उन्होंने आकर वहां पर खुदाई करना चालू की, फिर वास्तव में उनको वो साक्ष्य मिले कि नहीं मिले, वो होता है उत्खनन करता है। और कई बार जैसे मैंने यहाँ पे पता लगाया कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे सामान हो सकते हैं, एक सभ्यता हो सकती है, यहाँ पर सभ्यता हो सकती है, मैंने खोज की और मैं वो लाके जेसीबी वगैरह लाके, मैं खुद नहीं खोदूंगा, मतलब कर्मचारी वगैरह लाता हूँ तो मैं खुद वहां लग जाऊंगा, तो मैं खोज करता भी हो गया, उत्खनन करता भी हो गया। तो कई बार एक ही व्यक्ति होता है, कई बार अलग अलग भी होते हैं। तो इसकी खोज करने का श्रेय तो किसको जाता है? मनोरंजन घोष को जाता है। और उत्खनन कार्य चालू किसने करवाया था 1964 में? आरबी जोशी के द्वारा करवाया गया था। लिखिएगा। यहां पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लिख लो, मैं क्लियर कर दूंगा एक चीज। हम, मुझे पता है आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा होगा, तो मुझे पता है पहले। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आप कहोगे सर आपने बताया प्राचीनतम साक्ष्य तो बागोर भीलवाड़ा में मिले। बागोर भीलवाड़ा के बाद में दूसरे यहीं मिले। हाँ, सेकंड प्राचीनतम कह सकते हो आप। अगर कई बार जैसे बागोर भीलवाड़ा नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में इसको पहला मान लेते हैं हम। विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है ना वो। और पहला पहला स्थान तो किसका है? बागोर भीलवाड़ा। यानी पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से मिलता है। लेकिन अगर वो विकल्प में ना हो तो फिर कौन सा करना है आपको? आदमगढ़ करना है, एमपी वाला। लिख लिया? लिखो। यहां पर उत्खनन में 25,000 लघु उपकरण मिले हैं। कैसे? लघु उपकरण मिले हैं। उनको माइक्रोलिथिक कह सकते हैं हम, यानी कि माइक्रोलिथिक औजार मिले हैं। कैसे मिले? माइक्रोलिथिक औजार मिले हैं। देखो यहां पर जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों की हड्डियां मिली है। जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों की हड्डियां मिली हैं। देख लिया? अब देखो जंगली जानवर में तो मिली खरगोश की और हिरण की। दोनों दोनों प्रकार के जानवरों के साक्ष्य मिले ना यहाँ पे। कौन कौन से? हाँ, तो जंगली में तो लिख लो आप हरिण और खरगोश। और पालतू में कुत्ता। पालतू में किसका लिखोगे? कुत्ता। कुत्ता की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हमें।
देखो विद्यार्थियों, आदमगढ़ में कुछ ऐसी गुफाएं मिली है जहाँ पर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य भी मिलते हैं। चट्टानों पे जो पेंटिंग करी हुई रहती है ना, उसके लिखिएगा। आदमगढ़ में कुछ ऐसी गुफाएं प्राप्त हुई है जिनमें चित्र बने हुए हैं। गुफाओं में क्या बने हुए हैं? चित्र, जिसे हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक पेंटिंग। लिख लिया? दूसरा लिखो विद्यार्थियों, भीमबेटका। एमपी का एक स्थान लिख लिया आपने, आदमगढ़। भीमबेटका लिखो, लिखो। इसकी खोज 1957 में 1957 में पीएस वाकणकर ने की। किसने? पीएस वाकणकर के द्वारा की गई। भीमबेटका, आपसे तो यही पूछा है भीमबेटका कहाँ है। और आदमगढ़, क्या यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? सवाल ऐसा था, निम्नलिखित में से कौन से स्थान से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले? और कई बार आ जाता है कि आदमगढ़, भीमबेटका, बागोर, इनमें से कौन सा राजस्थान में है, कौन सा राजस्थान में नहीं है, ऐसा सवाल भी बनता है कई बार। लिख लिया आपने? खोज किसने की है? पूरा नाम लिखो, विष्णु श्रीधर, विष्णु श्रीधर वाकणकर। लिख लिया? और ये जो भीमबेटका विद्यार्थी है, भी होशंगाबाद के पास में ही है। कहाँ पर है? होशंगाबाद, नियर बाय होशंगाबाद। यहाँ पर भी कुछ गुफाएं प्राप्त हुई है, वहां से भी रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। लिखिएगा, यहाँ से 10,000 साल पुराने। कितने? 10,000 साल पुराने चित्र प्राप्त हुए हैं। कैसे चित्र प्राप्त हुए? रॉक पेंटिंग वाले, मतलब गुफाओं में बने हुए चित्र। यहाँ पर भी 10,000 साल पुराने चित्र प्राप्त हुए हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, गुफाओं में बने हुए वो चित्र। कहाँ पर? गुफाओं में। देखो, यहाँ से डिकन्सोनिया के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। डिकन्सोनिया के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछा जाए, भारत में डिकन्सोनिया के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से। अब डिकन्सोनिया क्या है विद्यार्थी, मैं बताता हूँ आपको। एक बहुत बड़ा पेड़ है। क्या है? बहुत बड़ा पेड़ है। अगर आप जमीन में से देखोगे ना उसको, तो आपको नहीं दिखेगा वो। लेकिन आसमान में से देखोगे, अंतरिक्ष में से देखोगे, आकाश में से देखोगे, तो ऐसा लगेगा जमीन में एक बहुत बड़ा क्या है, पेड़ का निशान बना हुआ है। किसका? ऐसा पेड़ का निशान बना हुआ है। वो पेड़ का निशान किसका है? डिकन्सोनिया का। ऐसा साक्ष्य या तो अमेरिका में दिखाई देता है या इंडिया में दिखाई देता है, वो भी एमपी में, और वो भी भीमबेटका में। है? क्या कह रहे हो जी? अब वो जानवर का है, मानव का, लेकिन उसका नाम क्या है? डिकन्सोनिया है। अब वो उतना बड़ा मानव तो होगा नहीं, कोई जानवर ही होगा पहले। हाँ, डायनासोर जैसा होगा कोई, या तो डायनासोर होगा या डायनासोर जैसा होगा कोई, उसकी प्रजाति का। क्या लिखा आपने यहाँ पे? डिकन्सोनिया जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डिकन्सोनिया को रेखांकित कर लो। डिकन्सोनिया अंतरिक्ष से देखने पर एक बहुत बड़े जानवर का पैर दिखाई देता है ना। अंतरिक्ष से देखने पर बहुत बड़े जानवर का पैर
नजर आता है। देख लिया। अब देखो, विश्व में ऐसे साक्ष्य अमेरिका के बाद में भारत में दिखाई दिए हैं। पूरी दुनिया में पहली बार तो कहाँ दिखाई दिए? अमेरिका में। और दूसरे ऐसे साक्ष्य कहाँ दिखाई दिए? भारत में। देखिएगा, विश्व में ऐसे साक्ष्य अमेरिका के बाद भारत में दिखाई दिए। और भारत में भी कहाँ पर? भीमबेटका, एमपी में। इसके अलावा विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस काल में या मध्य पाषाण काल में जो हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं वो छोटे छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे छोटे हैं। तो उनको हम इसलिए तो इसको माइक्रो लिथिक एज भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर इस काल के जो उपकरण होंगे वो पत्थर के बने होंगे और छोटे छोटे बने होंगे। देखिएगा, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। लघु मतलब छोटे, पाषाण मतलब पत्थर से बने हुए हैं, उपकरण मतलब औजार, पत्थर जो भी जानते हो आप। और कौन से पत्थर का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ? क्वार्टजाइट। ये कौन से का? क्वार्टजाइट। तो इतिहासकारों ने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास लिखा था। कुछ औजारों को तो उन्होंने किसने में शामिल कर लिया था? पुरापाषाण काल में। और कुछ को किस में शामिल कर लिया था? नवपाषाण काल। लेकिन बाद में इस काल की खोज होते ही गड़बड़ हो गया। नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य इसमें दिखाई देंगे, पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य इसमें दिखाई देंगे। फिर इससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और मैं विद्यार्थियों को ये सलाह दूंगा, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में पहले पुरापाषाण काल पढ़ना आप, पुरापाषाण काल पढ़ने के बाद में नवपाषाण काल पढ़ना, और फिर उसके बाद में इसको मध्यपाषाण काल को पढ़ना। अभी मैं पहले चल जाता तो फिर आप सोचते मध्यपाषाण काल में पता नहीं क्या होगा। इसलिए मुझे तो एज ए टीचर के हिसाब से तो क्रमबद्ध तरीके से चलना पड़ रहा है। लेकिन हमें याद करना है, इनमें तुलना करनी है। तो पहले आपको पुरापाषाण काल पढ़ना है, फिर नवपाषाण काल पढ़ना है, फिर मध्यपाषाण काल पढ़ना है। और अगर कालक्रम के अनुसार देखें तो पहले पूरा पढ़ोगे, फिर मध्य पढ़ोगे, फिर नव पढ़ोगे। लेकिन समझने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देख लिया? तो मध्य पाषाण काल, सॉरी, इसके एमपी के कौन कौन से स्थान लिखे आपने मध्य पाषाण काल के? आदमगढ़ और अम्बेडकर। राजस्थान में कौन कौन से लिखे? और लिखो विद्यार्थियों, जेरोबी द्वीप। तीसरा लिखो, जेरोबी द्वीप। कौन सा? जेरोबी द्वीप। लिखू क्या? जेरोबी। एमपी में ही चल रहे हैं हम। एक और लिखो, जम्बू द्वीप, चौथा। जैसे राजस्थान में मैंने बागौर के बारे में डिटेल लिखाई आपको, बाकी किसी के बारे में डिटेल नहीं लिखाई ना। इसी प्रकार यहाँ पे दो के बारे में डिटेल लिखा दी और दो का मैंने केवल यहाँ पर नाम लिखा दिया विद्यार्थियों। ये क्या हो गया आपका? एमपी हो गया। अब लिखेंगे हम उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में कहाँ कहाँ से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश। लिख लिया? इसमें पहला लिखो, चौपानी मांडो। कौन सा? चौपानी मांडो। देखो, इसकी खोज बीबी मिश्र ने की, के द्वारा की गई। देखो, हमने पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। यहाँ पे विद्यार्थियों पुरापाषाण काल के साक्ष्य भी मिलेंगे आपको, मध्यपाषाण काल के भी मिलेंगे, और नवपाषाण काल तक के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं चौपानी मांडो से पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के साक्ष्य मिले। देखिएगा, यहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। पहला,
पुरापाषाण काल के, कौमा मध्यपाषाण काल के, तीसरा नवपाषाण काल के। समझ जाओगे ना? लिख लिया? देखो यहाँ जंगली जानवरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडव से किसके? जंगली जानवरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कोई भी फैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो छोड़ना मत आप। अगर आप छोड़ते हैं तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जितना छोड़ना था मैंने छोड़ दिया। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वही मैं लिखा रहा हूँ। आपको पता है जब एक स्थल की खोज होती है तो वहाँ उसके ऊपर पूरे पे एक किताब लिखी जा सकती है, और हम 4-5 लाइन ही लिख रहे हैं उसमें। तो आप सोचो मैंने कितना छोड़ा होगा, और अब जो मैं लिखा रहा हूँ इसको भी आप छोड़ रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ हो सकता है कुछ भी। तो इसकी खोज किसने की? पहली बात तो बीबी मिश्र ने की विद्यार्थियों। और यहाँ पे पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य आपको मिलते हैं, यानी तीनों कालखंड के साक्ष्य आपको मिलेंगे, नव, मध्य और पूरा, तीनों काल के यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर दुनिया के सबसे प्राचीनतम मृदभांड, मृदभांड मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको बोलते हैं मृदभांड, कौमा चूल्हे, और अंडाकार झोपड़ियाँ, और अंडाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। क्या मिला यहाँ से? देखो मर्दभांड मिले, मर्दभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, चूल्हे मिले, और अंडाकार झोपड़ी मिली। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई बस्ती रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम बस्ती के जो साक्ष्य मिले हैं वो चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश से मिले हैं विद्या। देखो इस आधार पर इस आधार पर दुनिया की सबसे प्राचीनतम, दुनिया की सबसे प्राचीनतम मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम मानव बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले? चौपानी मांडव से। देख लिया? और वो किस आधार पर इतिहासकारों ने इस चीज को माना है कि यहाँ पर बहुत सारे बर्तन मिले हैं मिट्टी के, साथ में चूल्हे मिले हैं, और झोपड़ियाँ मिली है अंडाकार। कैसी मिली? अंडाकार झोपड़ियाँ मिली विद्यार्थी। ये शायद अंडाकार झोपड़ियाँ के हैं? ऐसी होती है अंडाकार झोपड़ी? हाँ, इस टाइप में होती होगी है ना? हैं? अंडाकार झोपड़ियाँ प्राप्त हुई। एक लिख लिया आपने, दूसरा लिखो महदा। चौपानी मांडो हो गया, दूसरा लिखो महदा। लिखो यहाँ से महदा कहाँ है? यूपी। दूसरा स्थान क्या लिखोगे? महदा। लिखो यहाँ से आटा पीसने की चक्की मिली है। अभी एक जगह और बताई थी आपको, आटा पीसने की चक्की कहाँ मिली थी? बागौर में। यहाँ से आटा पीसने की चक्की मिली है। एक विद्यार्थियों मतलब ऐसे खड्डा है, मतलब गड्ढा है, और उस गड्ढे के भीतर चूल्हा है। यहाँ पे गर्त चूल्हा मिला है, अंदर मतलब गहराई में जाके चूल्हा मिला है। वो अंडरग्राउंड चूल्हा नहीं होता है कि कोई? हाँ। देखो यहाँ पर गर्त चूल्हा मिला है। और लिखो अस्थिया किसको कहते हैं? हड्डियों को। तो यहाँ पर अस्थियों और सींग जो होते हैं ना, सींग,
उसके औजार भी प्राप्त हुए हैं। अस्थियों और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बने हुए औजार, औजार या जो भी मतलब उपकरण कह सकते हो आप, सींग के और अस्थियों के। यहाँ पे विद्यार्थियों कब्रें भी प्राप्त हुई, यानी मानव के समाधान के साक्ष्य भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ मानव समाधान ब्रैकेट में कब्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कितने स्थल हो गए यूपी के? 2 हो गए। कौन कौन से? एक तो चौपानी मांडो हो गया, और एक महदा हो गया। एक और लिख लो, दमदमा। तीसरा कौन सा है? दमदमा। लिखिएगा। यहाँ पर भी गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भी गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विद्यार्थी यहाँ हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? देखो यहाँ हाथी दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले? जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य। अब जानवरों की हड्डी, उसका परीक्षण किया गया विद्यार्थी, तो माना गया जैसे ये हरिण की हड्डी है। किसकी है? जानवरों की हड्डियों के ब्रैकेट में लिख लेना, हरिण की हड्डी। हिरण होता है ना, हिरण, उसको हरिण कहते हैं। हरिण की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे युगल जोड़े से समाधान मिला विद्यार्थियों। कब्र मिली जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफना रखा है। लिखिएगा, यहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। जोड़ीदार कब्र होती है ना। अगला लिखो, सराय नहर राय। सराय नहर राय। अगला स्थान कौन सा है? लिखो, इसकी खोज केसी ओझा के द्वारा की गई। किसने? केसी ओझा के द्वारा की गई। देखो यहां पर 8 ग्रत चूल्हे बनाए, चूल्हे के साक्ष्य मिले। कितने? 8। अब विद्यार्थियों 8 चूल्हे एक जगह मिल रहे हैं, तो इससे क्या अंदाजा लगाओगे आप? हैं? क्या क्या कह रहा है भाई? 8 चूल्हे एक जगह मिल रहे हैं, तो उससे क्या अंदाजा लगाओगे? जॉइंट फैमिली रहती होगी या फिर कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है जहाँ पे सारे लोग, गांव के या आसपास के लोग आके कार्यक्रम करते होंगे वहां पर। हाँ, भंडारा चलता होगा। तो देखो यहाँ पर 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, और यहाँ से 14 समाधान मिले हैं। कब्र कितनी? समझ गए होगे। हो सकता है यहाँ पे मृत्यु भोज होता होगा। यहाँ पर 14 कब्र प्राप्त हुई है। देखो यहाँ हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब बताओ सवाल कैसे आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यपाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? अब अंदर की विशेषताओं को तो मारो गोली, इतना नाम याद रख लेना, चौपानी मांडो, महदा, दमदमा, सराय नहरियार और लेखनी। और अभी जैसे आदमगढ़ आ जाए, भीमबेटका आ जाए, तो आदमगढ़ और भीमबेटका तो कहाँ के हैं? एमपी के। बागोर आ जाए, वो कहाँ का है? बालोतरा कहाँ का है? बालोतरा में तिलवाड़ा बताया मैंने आपको, और सोजत बताया पालीवाला। तो अगला लिखो, लेखनिया। देखो इसकी खोज वीडी मिश्र ने की। किसने? वीडी मिश्र ने की। वीडी
मिस्र ने की। और यहाँ पे 17 मानव कंकाल मिले। कितने? 17 मानव कंकाल मिले। अब 17 मानव कंकाल एक जगह मिलना मतलब या तो सारे लोग किसी न किसी बीमारी से मर गए एक साथ, या हो सकता है यहाँ पर कोई युद्ध वगैरह हुआ होगा उससे मर गए, कुछ न कुछ तो कांड बताया जाता है उसमें। एक लिख लो विद्यार्थियों, मिर्जापुर। मिर्जापुर से भी साक्ष्य मिले हैं, बताया ना मैंने आपको। मिर्जापुर, मिर्जापुर भी कहाँ है? यूपी। तो ये सारे स्थान किसके हैं? यूपी के हैं। बीडी मिश्र लिखा है ना आपको। अब लिखो विद्यार्थियों बिहार। कौन कौन सा हो गया? एमपी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। अब लिखो बिहार, और बिहार में लिखो पैसरा या पेंसरा। अब लिखो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जगह का नाम लिखो विद्यार्थियों, वीरभानपुर। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? पश्चिम बंगाल में वीरभानपुर। लिख लिया? एक लिखो उड़ीसा। लिख लिया? एक लिखो कर्नाटक। और कर्नाटक में जगह का नाम लिख लो, जलहल्ली और कीबन। तो जलहल्ली और कीबन कहाँ है? कर्नाटक। पश्चिम बंगाल में कौन सा लिखा है? और बिहार में पेंसरा। कर्नाटक में, उड़ीसा में केवल राज्य का नाम लिखा। उड़ीसा से भी तो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो तमिलनाडु, टेरी और रूसीकोंडा। तमिलनाडु में कौन सा? टेरी और रूसीकोंडा। रूसीकोंडा। महाराष्ट्र लिख लिया क्या? पाटने। पाटने, पाटने लिख लिया? कौन कौन सा लिख लिया? कौन कौन सा स्टेट लिख लिया? राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु कौन कौन से लिखे? आंध्र प्रदेश हो गया। देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जगह का नाम लिखो, नागार्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश में कौन सा? नागार्जुन कोंडा। और एक और लिख लो, रेणुगुंटा। नागार्जुन कोंडा और रेणुगुंटा दोनों ही कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। लिख लिया? लगभग काफी क्षेत्र लिखा दिया अब तो ना। गुजरात थोड़ी लिखा है। लिख लो गुजरात। गुजरात में लिखो, यहाँ पर खोज मुख्य रूप से लिखो, यहाँ से खोज एच डी साकलिया के नेतृत्व में हुई। एच डी साकलिया के नेतृत्व में की गई। किसके नेतृत्व में? एच डी साकलिया के नेतृत्व में खोज हुई। लिख लिया? एच डी साकलिया का पूरा नाम लिखो, हसमुख धीरज लाल। क्या नाम है एच डी साकलिया का? हसमुख धीरज लाल साकलिया। एच डी साकलिया के नेतृत्व में खोज हुई यहाँ पर। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में जगह का नाम लिखो, कौन कौन जगह लिखो, लंबनाज। कौन सी जगह विद्यार्थियों? लंबनाज। लंबनाज को रेखांकित करो।
यहाँ गेंडे के शाख से प्राप्त हुए हैं। गेंडा जानते हो ना, गेंडा, यहाँ पर गेंडे के शाख से प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए मध्य पाषाण काल में गेंडे के शाख से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लंबनाज गुजरात से प्राप्त हुए हैं। देख लिया। मन के क्या होते हैं? मन के, तो यहाँ पे मन के भी प्राप्त हुए हैं। हाँ, लंगना से लिखो, मन के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मन के भी प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान लिखो अखाज। गुजरात का अगला स्थान का नाम क्या है? अखाज। और लिखो बलसाड़। अखाज, बलसाड़, हीरपुर। तो लमनाज, अखाज, बलसाज और हीरपुर, ये सारे चारों स्थान कहाँ के विद्यार्थियों? गुजरात के। ध्यान रखना। लिख लिया। तो ये आपका जो हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, प्रसार क्षेत्र, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जैसे हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया था ना इसका, कि मध्य पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय में नामकरण हो गया था, औजार हो गया था, खोज वगैरह सामान्य बात मैंने बता दी थी। फिर उसके बाद में प्रसार देखा, अलग अलग राज्य मैंने लिखा दिया, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से क्षेत्रों में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हेडिंग डालो, अ, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। ऐसे छुट्टियां करोगे तो कब कोर्स होगा? मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। देखो विद्यार्थियों, इस काल का जो मानव है ना, वो जो बॉडी होती है उसको कब्रों में दफनाने लग गया था। लिखिएगा, इस काल में समाधान प्रणाली, समाधान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी। अर्थात इस समय का मानव कब्रों के साथ, कब्रों में शरीर के साथ या शव के साथ, शव के साथ कुछ खाद्य सामग्री भी रखता था। हैं? आप तो ऐसे लिख लो, समाधान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी, और ऐसे लिख लो कब्रों में शव के साथ खाद्य सामग्री भी रखी जाने लगी। ध्यान रखना, जैसे माना कि कोई व्यक्ति मर गया विद्यार्थियों, के बाद में उसको दफना दिया गया कब्र में, अब उसके साथ कोई खाद्य सामग्री रख रहे हैं, उसका मतलब क्या है? खाद्य सामग्री क्यों रखते होंगे उसके साथ? हैं? मिराज खाता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, देखो, इसका मतलब यह है कि इस समय का मानव कहीं न कहीं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। भाई इससे यही तो अंदाजा लगाया जा सकता है, वो जो मर गया वो तो कैसे खाएगा, लेकिन कि भाई वापस वो जिंदा होगा तो उसको मतलब वो खा सकता है उसको। तो एक प्रकार से पुनर्जन्म में विश्वास रखता है वो। हाँ, रखते थे ना। लिखो क्या लिखा? कोई बीड़ी पीता हुआ डोकरा तो उसके साथ बीड़ी रख देते होंगे, वो बात एक अलग है। चलो कोई नहीं, अभी समाधान प्रणाली प्रारंभ हो गई थी विद्यार्थियों, और इस समय शव के साथ क्या रखी जाती थी? खाद्य सामग्री रखी जाती थी। और लिखो दूसरा पॉइंट, इस समय का मानव तीर कमान का प्रयोग करने लग गया था। तीर कमान के साक्ष्य मिले ना कई जगह आपको, तीर कमान का प्रयोग करने लगा। और आपने गुफाओं में चित्रकारी के साक्ष्य भी देखे, तो लिखना, इस समय का मानव गुफाओं में चित्रकारी का कार्य करता था। इस समय का मानव गुफाओं में चित्रकारी करने लग गया था। अब देखो,
कई झोपड़ियों में हमें सिलबट्टे मिले हैं, कई जगह चक्कियाँ मिली है। तो सिलबट्टे चक्कियाँ मिले हैं तो वो इस बात का प्रमाण है विद्यार्थियों कि उस समय का मानव मांसाहारी तो था, मतलब मांस पर तो निर्भर रहता था, लेकिन साथ ही में वनस्पति पर भी निर्भर रहने लग गया था वो। तभी तो उनका यूज लेता होगा, वनस्पति को काटने पीटने के लिए उनका सिलबट्टों का यूज लेता होगा वो। लिखिएगा, सिलबट्टे व चक्कियाँ मिलना इस बात का साक्ष्य है। अगला पॉइंट, सिलबट्टे व चक्कियाँ मिलना इस बात का साक्ष्य है कि इस समय का मानव मांस के साथ साथ वनस्पति पर भी निर्भर हो रहा था। इसके ऊपर वनस्पति पर निर्भर हो रहा था। देख लिया। अब देखो, इस समय का मानव भी आखेटक ही था। क्या था? उत्पादक नहीं बना अभी तक, खेती वगैरह नहीं करने लगा, ध्यान रखना। देखो, इस समय का मानव आखेटक कैसा था? शिकार वगैरह करना ना। इस समय का मानव आखेटक और संग्राहक ही था। संग्राहक, आकेटक और संग्राहक था। आकेटक और संग्राहक था। देख लिया। क्योंकि इस समय का मानव पशुपालन से परिचित था, मगर स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ था। पशुपालन से परिचित था, मगर पशुपालन में स्थायित्व नहीं आया था। मतलब एक जगह रुकेगा तभी तो वो ज्यादातर पशुपालन कर पाएगा ना। इसलिए हमने इस काल के मानव को भी क्या कह दिया? आखेटक ही कह दिया विद्यार्थियों। क्या कह दिया? और जो पूरा पाषाण काल का मानव बताया था वो तो पूर्णतः आखेटक और यायावर जीवन जीता था। वो तो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता था। हाँ, ये ठीक है, पशुपालन वगैरह से परिचित हो गया था, कृषि वगैरह से परिचित हो गया था, लेकिन स्थायित्व नहीं आया। स्थायित्व आएगा नवपाषाण काल में। किसमें आएगा? नवपाषाण काल में। तो तीनों में अंतर हो जाता है फिर अपना आप ही। एक मतलब आखेटक और संग्राहक क्यों होता है, इसका ए पॉइंट लिख लिया हमने, बी पॉइंट लिखो इसका। कृषि कृषि से परिचित था, मगर कृषि में स्थायित्व नहीं आया था। कृषि से परिचित था, मगर कृषि में स्थायित्व नहीं आया। अब इस समय का मानव है ना विद्यार्थियों, आग से परिचित हो गया था। किससे? आग से परिचित हो गया था, लेकिन उसका लार्ज स्तर पे उपयोग नहीं करने लग गया था वो। देखो, इस समय का मानव आग से परिचित हो गया था, लेकिन स्थायित्व नहीं आया। इस समय का मानव आग से परिचित था, मगर स्थायित्व नहीं आया। अब देखो विद्यार्थी, उस समय मृद भांड मिले हैं, उस समय के मृद भांड मिले हैं, लेकिन उनमें भी स्थायित्व नहीं था। डी पॉइंट लिखो। इस समय का मानव मृद भांड से परिचित था, क्योंकि कई जगह मृद भांड के साक्ष्य मिले ना। इस समय का मानव मृद भांड से परिचित था, मृद भांड से परिचित था, मगर स्थायित्व नहीं था। हम सभी बातों के लिए कह सकते हैं, चाहे उसका कृषि की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, चाहे आग की बात हो, चाहे मृद भांड की बात हो, इन सबसे परिचित हो गया था मानव, लेकिन इनका बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं करने लग गया था। इसलिए जब बड़े स्तर पर प्रयोग होगा तो स्थायित्व आएगा। एक नोट डाल सकते हो। इस काल में उक्त सभी का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो रहा था। इन सब का, कृषि का, आग का, मृद भांड का ना।
इस काल में क्या लिखा है, उक्त सभी का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर उपयोग नवपाषाण काल में किया जाएगा। कब किया जाएगा? नवपाषाण काल में किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, मध्य पाषाण काल मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? देखो, पुरा पाषाण काल को पढ़ने में बहुत समय लगा, नवपाषाण काल को आज ही शुरू किया, आज ही हमने समाप्त कर दिया। अब पढ़ेंगे नवपाषाण काल, एडिंग डालो, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। और इसको विद्यार्थियों हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले तो इसका हम परिचय करेंगे, फिर इसका प्रसार क्षेत्र देखेंगे, और फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। और इसके ऊपर चर्चा कब करेंगे? अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।